नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ रीट पात्रता परीक्षा 2025 की महत्वपूर्ण क्लास हिंदी शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, बहुत ही तड़कते फड़कते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न रीट परीक्षा के लिए, तो सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने पहला प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से, फिर आंसर को ध्यान से देना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। प्रश्न आपको पूछा है कि व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति क्या है। ए आपकी साहित्यिक, बी आपकी व्यवहारिक, सी आपका है ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है वो है आपका सी वाला। सी वाला क्या है, ए आपका साहित्यिक भी है, बी आपका व्यवहारिक भी, यानी कि ए आपका ये भी राइट है और बी आपका ये भी राइट है, यानी कि आपका दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। यानी कि इसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं तो आपको इसमें हमेशा ए और बी बता रखा हो तो सी वही राइट होगा। समझ गए सभी। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दूसरा पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है, तो जल्दी से बताइए। ये आपकी शुद्धता का हो जाएगा। किसका है, व्याकरण हमेशा क्या सिखाती है, शुद्ध बोलो, शुद्ध मतलब कोई वर्ड है उसको यूज करो, यानी कि शुद्धता का साधन है। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के बीच थर्ड वाला तीसरा प्रश्न पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को पढ़ो फिर आंसर दो। व्याकरण का उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है, बताओ जल्दी से। मुख्य उद्देश्य बताना है व्याकरण का, किसका विकास करना है। तो तीसरे का आंसर दो भाई। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी कौशलों का। उपरोक्त सभी कौशलों का यानी कि पढ़ने के कौशल का भी, बोलने के कौशल का भी और लिखने के कौशल का भी, यानी कि ये थर्ड आपका तीनों आपके राइट हो जाएंगे। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है, तो पढ़ने के कौशल का भी विकास करना है, बोलने का भी और लिखने का भी। तो उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना, आपका डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अगला सवाल आप सभी का चारवा पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ो फिर आंसर देना है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप बताना है। गद्य साहित्य एक पद्य होता है और एक गद्य होता है, उन दोनों साहित्य का यानी कि गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है वो बताना है। साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं। बिल्कुल, गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार या मुख्य प्रकार या फिर स्वरूप क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा साथियों सृजनात्मक गद्य। हाँ, गद्य सृजनात्मक गद्य यानी कि ये एक मुख्य प्रकार या स्वरूप हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पांचवा सवाल है आप सभी के बीच। प्रश्नों को पढ़ो फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका कि गद्य शिक्षण की मुख्य विधि बतानी है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि क्या है भाई, बताओ जल्दी से। पांचवे का आंसर देना है। बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी यानी कि सभी वाला कैसे देखो। हाँ, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि या फिर स्पष्टीकरण विधि, यानी कि ये तीनों आपके राइट है। ठीक है, ये तीनों विधियां मुख्य विधियां हैं जो कि आपका इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी है इसलिए उपयुक्त सभी राइट है। ठीक है, अगला सवाल आपका सट्टा पूछा गया है। सिक्स वाला सवाल पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि यानी कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, ये बताना सट्टे का आंसर। ये मुख्य विधि हो जाएगी साथियों आगमन और निगमन की विधि। कौन सी हो जाएगी, आगमन और निगमन की विधि आपकी व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि हो जाएगी। समझ गए सभी। सी ऑप्शन जल्दी से इसमें राइट करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। अगला सवाल आप सभी के बीच सातवां पूछा गया है। सातवां देखो, सातवां सवाल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कि व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, सातवें का आंसर दो भाई। बिल्कुल प्यारे साथियों, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का आपका राइट करो इसमें। ठीक है, 3 प्रकार का आपका व्याकरण होता है, ये याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल आठवां पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक है या ध्वन्यात्मक है या फिर कलात्मक है, इनमें से सभी बताओ जल्दी से। देवनागरी जो लिपि है आपकी वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से सभी यानी कि कलात्मक भी है, ध्वन्यात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो समझ गए सभी, इसमें आपका तीनों राइट है, इसलिए आपका इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। बिल्कुल, अगला सवाल 9वां पूछा गया आपका। सवाल 9 को पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 9। देखो, माध्यमिक स्तर पर जो गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है, तो माध्यमिक शिक्षक यानी कि आपकी 12वीं तक की जो पढ़ाई है वहाँ तक, माध्यमिक स्तर तक जो गद्य शिक्षण विधि का प्रयोग लिया जाता है वो कौन सी है, बताओ जल्दी से। हाँ, अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, यानी कि ये तीनों यूज होती है। ठीक है, ए बी 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 सी बी, तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि डी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास को हल्के में नहीं लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो क्लास को पूरा देखिएगा।
ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपका, हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों अथवा दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हाँ, व्याकरण का, हिंदी भाषा शिक्षण का, हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों यानी दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम बताना है। नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, विवर्ती। क्या हो जाएगा? विवर्ती, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार, ए ऑप्शन करेक्ट करो। ठीक है, विवर्ती आपका दो वाक्यों या दो उपवाक्यों, दो वर्णमालाओं के मध्य रुकने की प्रक्रिया आपकी विवर्ती हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल आपका 11वां है। सवाल 11वें का आंसर देना है। 11वां पढ़ो फिर आंसर दो। देखो 11वां है आपका कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई नहीं? जल्दी से आंसर में बताओ भाई। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का आंसर भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? तो वो हो जाएगी आपकी शब्द। शब्द सार्थक इकाई, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द यानी कि वर्ड, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी मेरे प्यारे साथियों? अगला सवाल आप सभी का प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट। प्रश्न 12 को पढ़ो फिर आंसर देना है कि माध्यमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है, बताओ जल्दी से। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर देना है आप सभी को। 12वें का वो हो जाएगी आगमन निगमन प्रणाली, जो कि 12वीं यानी कि आप 12वीं माध्यमिक स्तर तक आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्वोपयुक्त प्रणाली है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें काफी ज्यादा और सभी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, 3 स्टार लगा दो, ये 100% पूछा जाएगा सवाल। अगला आपका 13वां पूछा गया है। 13वां सवाल है आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता है? बताओ जल्दी से, भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता है? 13वें का आंसर मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आपको बताना है इसमें कि बोलियों में मानकता होती, भाषा में नहीं, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलियों में भाषा होती और मानकता बोलियों में मानकता होती और भाषा में नहीं होती है, ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी के बीच है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है 14। सवाल को पढ़ो, सवाल पढ़ो क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल है आपका, भाषा का मुख्य कौशल बताओ। भाषा का मुख्य कौशल हो जाएगा। 14वें का आंसर है लिखना, सुनना और आपका पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन साथियों राइट करो जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट है, भाषा का मुख्य कौशल लिखना भी है, सुनना भी है, पढ़ना भी है और बोलना भी। ठीक है, तो ये आपके सभी राइट हो जाएंगे। अगला सवाल आपका 15 आपका पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व भाई बताओ जल्दी से, क्या राइट हो जाएगा? ध्वनि, संकेत, चिन्ह, यानी कि आपके ये भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, ध्वनि के माध्यम से, ध्वनियाँ वो पढ़ते हैं ना व्याकरण के अंदर, संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो ये आपके मुख्य तत्व होते हैं, यानी कि इसमें सभी आपका राइट है, सभी राइट है, यानी कि सभी डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आपका है 15, 16। अगला सवाल आपका 16वां है। ठीक है, 16वां सवाल आपको पढ़ना है। 16वां सवाल क्या है आपका? बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। क्या है? बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, यानी कि 16वें का आंसर बताओ भाई। 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा। याद रखना, बालक को जितना अपने मातृभाषा में अगर शिक्षा दोगे तो बच्चा आराम से, आसानी से सीखेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भी यही बताया गया है कि जब बच्चा 5वीं या 8वीं तक होता है उसको मातृभाषा के अंदर आपको पढ़ाना चाहिए ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो। ठीक है, तो ये आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपका 17वां है। 17वां सवाल पढ़ो फिर आंसर देना है। देखो मातृभाषा का अर्थ, मातृभाषा का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी। परिवार की भाषा, मातृभाषा यानी कि परिवार में बोली जाने वाली भाषा, माँ की भाषा भी कह सकते हैं, पिता की भाषा भी कह सकते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी का, यानी कि इसमें साथियों डी ऑप्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपका इसमें 18 पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सवाल को पढ़ो कि मातृभाषा का उद्देश्य क्या होता है। मातृ जो भाषा होती है अपने घर की भाषा, यानी माता पिता की भाषा, परिवार की भाषा, इसको मतलब बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों मानसिक विकास। देखो एकदम बच्चा छोटा होता है, उसको स्कूल में रखेंगे, दूसरी भाषा बोलवाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा ना। जब तक मातृभाषा नहीं बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसका मानसिक विकास होगा, वहाँ पे शारीरिक विकास भी होगा और बुद्धि का विकास होगा, बौद्धिक विकास। तो इसमें ये आपके सभी का राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच 19 का है। 19 का सवाल पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़ो, इंपॉर्टेंट है सवाल। क्या है आपका? देखो सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? बताओ जल्दी से, किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो 19 का आंसर बताओ भाई। बिल्कुल भाषा संसर्ग देखो भाषा संसर्ग विधि, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के 20वां सवाल। अगला सवाल आपका 20वां है, ये पढ़ो सवाल है, नाटक शिक्षण क्या है? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि बताओ। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि, 20वें का आंसर दो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका हो जाएगा कक्षा विनय प्रणाली। क्या हो जाएगा? कक्षा विनय प्रणाली। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा विनय प्रणाली। समझ गए सभी साथियों? आज की क्लास के अंदर टोटल आपको 20 क्वेश्चन करवाए। कितने? 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्लास में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो कमेंट में मतलब यस या नो में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।